हर समय समय पर काल चक्र ने ऐसा रूप दिखाया है, धरती पर कोहराम मचा कर सबको नाच नचाया है कि तुम संभल जाओ इंसान, अब तो संभल जाओ इंसान, कि दुनिया को दुनिया से बचाना है। बड़ा विचित्र कंडीशन आ गया है कि हमें दुनिया को दुनिया से बचाना पड़ रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस लॉकडाउन को मात देते हुए अपने कर्म पे लगे रहते हैं और आइए आज हम अपना पढ़ाई का कार्य पूरा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आइए, आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसमें ज्ञान की बातें होती हैं, केवल पढ़ाई की बातें होती है, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की बात होती है। तो आइए आज हम मोल प्रभाज पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं मोलों की संख्या होती क्या है, क्योंकि हम लोग मोल को तो जानते हैं लेकिन मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आइए मैं मोल प्रभाज को पढ़ाने से पहले मोलों की संख्या पर आपको विस्तार से बता देता हूं कि मोलों की संख्या होती कैसे है और निकालते क्या है। दोस्तों ठीक है, मोल प्रभाज में आपको ध्यान देना है विलेय और विलायक दोनों को किस रूप में दर्शाना है, इसको पहले देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पाठ में विलायक को ए से दर्शाएंगे और जो विलेय होगा उसको हम बी से दर्शाएंगे, ताकि हमको इस पूरे पाठ का अध्ययन करने में किसी प्रकार की हमको त्रुटि नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारी सुविधा के लिए हम विलायक को ए के रूप में और विलेय को बी के रूप में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब मोल प्रभाज पढ़ोगे तो आपको मोलों की संख्या की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम मोलों की संख्या को पहले लिख लेते हैं यहां पर। तो मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या को तो एन से दर्शाते हैं, लेकिन मान लीजिए हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं, मान लीजिए विलेय के लिए मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, एन बी होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में उसका भार होता है। भार किसको बोलते हैं, जिसको हम तौलते हैं, मतलब जिसको हम नाप के लेते हैं या तौल के लेते हैं, वो क्या होता है, उसका भार होता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, उसका भार लिख देंगे, पदार्थ का भार। ठीक है, ये भार होता है और नीचे में होगा अनुभार। ठीक है, अर्थात एन बी जो है, और भार को किससे दर्शाते हैं, हमेशा डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और चूंकि विलेय के लिए है तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी। और अनुभार को हमेशा किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं, चूंकि ये भी विलेय के लिए है तो क्या हो गया, ऐसा होगा। इसी प्रकार यदि हम इसको किसके लिए दर्शाएं, विलायक के लिए करें तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। उसको ज्यादा और समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मोलों की संख्या। आपको ये दो सूत्र मिल गया। ये बड़ा सिंपल सा सूत्र होता है, ऊपर में उसका भार रखेंगे और नीचे में क्या रखेंगे, अनुभार रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका मोलों की संख्या। ठीक है, तो आइए अब हम मोल प्रभाज को, आइए दोस्तों हम मोल प्रभाज को देखते हैं। बड़े ही सावधानी से सुनिएगा, मोल प्रभाज बहुत ही सरल होता है और ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विलयन में क्या होते हैं, विलायक होते हैं, विलेय होते हैं, मतलब उसमें एक या एक से अधिक घटक, एक दो या दो से अधिक घटक हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विलयन। तो जिसका भी हमें मोल प्रभाज निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हम विलेय का भी निकाल सकते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। मोल प्रभाज किसी एक घटक, ध्यान दीजिएगा, मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उसी विलयन के समस्त मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। समझ आया, मतलब हम किसी एक घटक लेते हैं, मान ले जाए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या रहेगा, समस्त, है ना, समस्त मोलों की संख्या, मतलब उसमें विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योग रहेगा और उसका जो अनुपात किसको बोलते हैं, बटे को बोलते हैं। तो मोल प्रभाज क्या हो गया, फिर किसी एक घटक के मोलों की संख्या को ऊपर में लिखेंगे और उसके समस्त मोलों की संख्या को नीचे में लिखेंगे, तो इसका अनुपात जो होता है वही क्या होता है, मोल प्रभाज कहलाता है। ये विलेय के लिए भी होता है और विलायक के लिए भी होता है और मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम एक परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, किसी एक घटक, ठीक है, किसी एक घटक, इसमें क्या लिखेंगे, विलायक या विलेय,
यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि यहां पे यह लिखा है। तो किसी एक घटक का या के मोलों की संख्या एवं सभी घटकों, सभी घटकों मतलब विलायक और विलेय, इसमें दोनों आएगा, ठीक है, विलायक और विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात, ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। समझ आ गया? ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में किसी एक घटक, या तो विलायक का मोल प्रभाज निकाला तो विलायक लेंगे और विलेय का निकालना है तो विलेय लेंगे, क्योंकि यहां पे दोनों में से किसी एक को लिखना है। यहां पे स्पष्ट लिखा है किसी एक घटक के मोलों की जो संख्या है, इसमें लिखा है विलायक या विलेय के मोलों की संख्या एवं सभी घटकों। अब इसमें क्या आएगा, सभी घटक मतलब विलायक और विलेय, इसमें और लिखा है, और का मतलब दोनों, है ना। तो दोनों घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा, ठीक है। और उसको किससे दर्शाते हैं, बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। तो आइए इसका हम एक सूत्र बनाकर देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, इसको बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसको सिद्ध करके देखते हैं। माना कि यहां पर लिख लेते हैं, हमने बताया था ना किसी एक घटक को लेना है, तो हम यहां पर क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं। माना कि विलायक मतलब ए का भार, मैंने बताया था आपको भार लेना है, तो हम चूंकि विलायक का है तो क्या लेंगे, ए लेंगे। माना कि विलायक ए का भार इतना एवं अनुभार, ठीक है, ये अनुभार है, जगह कम है मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये क्या होगा, ए में होगा, ए में देखो भार कितना है, डब्ल्यू है, तो उसका अनुभार कितना होगा, ए में होगा। एवं इसी प्रकार किसका लिखना है, विलेय का, विलेय किसको बोलते हैं, विलेय बी का भार कितना लेंगे, इसको डब्ल्यू बी एवं अनुभार एम बी है। तो अब मोलों की संख्या निकाल, तो विलायक के मोलों की संख्या, अब ध्यान दीजिए यहां पर किसका मोलों की संख्या निकालना है, विलायक का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन ए आएगा। और अब भी मैंने मोलों की संख्या का परिभाषा ऊपर लिखवाया है, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए, बट यहां पर क्या आ जाएगा, एम ए। इसी प्रकार किसका, विलेय के मोलों की संख्या, ये कितना होगा, ये विलेय को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, एन बी। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटा एम बी। समझ आ गया? अब मोल प्रभाज किसे बोलते हैं, जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। मोल प्रभाज किसे बोलते हैं, किसी भी एक घटक का मोल प्रभाज। अब इनमें से मान लीजिए हम किसका मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, विलायक का या फिर विलेय का। तो आगे ऊपर में देखते हैं, नीचे को मिटा देते हैं ना। ये देखिए, मान लीजिए मैं विलायक का मोल प्रभाज निकालना चाहता हूं, तो यहां पे लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज। बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा, आसानी से आपको समझ आएगा। आप जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो, देखो हम किसका निकाल रहे हैं, यहां पर लिखा है विलायक। विलायक को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो विलायक का मोल प्रभाज को क्या लिखेंगे, एक्स ए। अब मोल प्रभाज क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर में होगा और समस्त जो मोलों की संख्या वो कहां होगा, नीचे। हम किसका निकाल रहे हैं, विलेय का, तो इसका मोलों की संख्या क्या होगा, एन ए ऊपर में होगा और नीचे में जितने मोल हैं
कितने हैं? 2 है, Na प्लस Nb। तो ये क्या हो गया जी? ये हो गया विलायक के ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विलायक का मोल प्रभाज। इसी प्रकार दूसरा किसका निकालेंगे? विलेय। और विलेय को क्या लिखते हैं? बी। विलेय बी का मोल प्रभाज। ठीक है, अब इसका मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? इसको किससे दर्शाएंगे? एक्स बी से दर्शाएंगे। अब ये क्या होगा? इसका मोल की संख्या क्या है? इसका ये क्या है? बी, और बी का मोल की संख्या एन बी है। तो इसमें क्या होगा? एन बी ऊपर आएगा और नीचे में समस्त मोलों की संख्या, तो नीचे में तो यही आएगा, एन ए प्लस एन बी। तो समझ आ गया, ये है मोल प्रभाज। अब आगे आइए देखते हैं, आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र निकालते हैं, दोनों का योग करते हैं, है ना। तो इनका दोनों का योग करते हैं, तो चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 और 2 बोल सकते हो, ठीक है, तो है ना। तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 को जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम समीकरण को जोड़ते हैं तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं और लेफ्ट को लेफ्ट से। तो ये देखो, ये दोनों इधर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, इनको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा एन ए, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? एन बी आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अब इन दोनों को लघुत्तम समापन तक तो लेने आता होगा, यदि नीचे समान है तो उसको एक बार लिखते हैं और ऊपर को, है ना, जैसा तैसा लिख देंगे, जैसा का तैसा, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन ए प्लस एन बी, चूंकि नीचे समान है इसलिए एक बार लिखेंगे और ऊपर में जैसा लिखा है वैसा, एन ए प्लस एन बी। अब देखो ये दोनों क्या सेम है, ये और ये एकदम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरे का कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा यहां पर? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। ये आपका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र। इसका मतलब क्या है? विलायक और विलेय के मोल प्रभाजों का जो योग है वो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। दोस्तों, इसके आधार पर एक सूत्र निकलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे चल के काम आएगा, तो इसको आप लोग लिख कर रख लीजिएगा। एक्स बी बराबर होता है 1 माइनस एक्स ए। इसको आप दोनों प्रकार से लिख सकते हो, चाहे ए का पक्षांतर करो चाहे बी को, ये आपको काम आएगा। आगे चल के हम राउल्ट का जो नियम पढ़ेंगे उसमें ये काम आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, अभी तक हमने सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे आपने डेफिनेशन देखे होंगे, बहुत सारे उनके मानक रूप हमने पढ़े हैं, नॉर्मलता, फार्मलता, मूलरता, मूललता, ये सब हमने पढ़े हैं। तो इनके अलावा और बहुत छोटी इकाई भी होती है, मतलब यदि जब विलयन में, ध्यान दीजिएगा, जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो तब उसको हम किस में नापेंगे? मतलब जिसको नापा ना जा सके, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो, तब उसको कुछ ना कुछ माध्यम से तो नापेंगे, तब उस नापने की इकाई को पीपीएम बोलते हैं। जी हां, पार्ट्स प्रति मिलियन, मतलब लाखों में। ये कैसे कहेंगे? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मान ले जाए हमारे घर में सरसों के दाने हैं, उस सरसों के दाने में 5 तिली के दानों को मिला दें हम, समझ आ रहा है ना। सरसों के दाने बहुत सारे, भाई एक कप सरसों के दाने हैं, उसमें 5 तिली के दाने को मिला देते हैं, तो इनकी जो मात्रा होगी वो नगण्य हो जाएगी ना। 5 तिली के दाने और 1 कप सरसों के दाने कितने सारे हैं। या फिर सरसों के दाने को और ज्यादा कर दो, तब इसको हम नापेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पार्ट्स प्रति मिलियन। एक को कैसे? जैसे कि पीने का जो पानी आता है, तो 1 लीटर पीने के पानी में क्लोरीन की मात्रा की जब गणना करनी हो तब उसको हम किस में नापेंगे? पीपीएम में नापेंगे। या फिर ये कहा जाए समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा को किस में नापते हैं? पीपीएम में नापते हैं। इसका मतलब यह है जब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में हो तब उसको हम किस में नापते हैं? पीपीएम में नापते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा फिर? ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं घटक ए, मतलब इसको क्या लिखते हैं हम लोग? विलायक। घटक ए मतलब विलायक का पीपीएम, मतलब पार्ट्स प्रति मिलियन में मात्रा, भाग को निकालना है। यहां पे आएगा विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, और यहां पर आएगा, नीचे में आएगा
विलयन का कुल द्रव्यमान। और चूंकि इसको किस में नाप रहे हैं, पीपीएम में नाप रहे हैं, मतलब लाखों में नाप रहे हैं, मिलियन लिखे ना, पार्ट्स प्रति मिलियन, लाखों में, तो यहां पर कितना गुना कर देंगे, लाख से 10 लाख, 10 का घात 6। तो ये क्या हो गया, घटक ए का मतलब विलायक का पीपीएम में मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार हम किसका निकाल सकते हैं, ये किस में निकाले हैं हमने, द्रव्यमान में निकाले हैं, इसी को हम किस में निकाल सकते हैं, लीटर में निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीपीएम, बहुत ही सरल है। इसको आप द्रव्यमान के रूप में निकाल सकते हैं तो ऐसा लिखेंगे, और इसी को आयतन के रूप में निकालेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, विलायक का आयतन ऊपर में रहेगा, यहां नीचे में विलयन का कुल आयतन रहेगा और 10 का घात 6। दोस्तों ठीक है, उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने मोल प्रभाज को पढ़ा वो आपको आसानी से समझ आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।